आज का हमारा टॉपिक साइक्लो अल्केन्स। साइक्लो अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एटम आपस में अटैच्ड होते हैं। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है जिनको हम साइक्लो अल्केन्स कहते हैं। साइक्लो अल्केन्स साइक्लो अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n है। इसको हम CH2n भी कहते हैं, ठीक है। इसमें n आपके पास 3, 4, 5 रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस नंबर को। जनरली आयुपैक नेम्स भी दिए गए हैं, ठीक है, कॉमन नेम्स भी दिए गए हैं और इनके कंपाउंड्स भी दिए गए हैं। स्ट्रक्चर आपको सामने साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, ब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन वगैरह। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस। फर्स्ट मेथड यहाँ पे फ्लुएंट्स मेथड दिया गया है, ठीक है। फ्लुएंट्स मेथड में हम डाई हैलाइड यूज़ करते हैं, ठीक है। जिंक के साथ रिएक्ट करवा के ZnBr2 रिमूव करवा लेते हैं और ये सोडियम आयोडाइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इस साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ से हम साइक्लिक अल्केन्स प्रिपेयर करते हैं इस रिएक्शन के ज़रिए। इसमें हम डाई अल्काइल हैलाइड को यूज़ करते हैं और डाई हैलाइड्स दोनों हैलोजन ग्रुप को जिंक की मदद से रिमूव कर लिया जाता है। डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम और बेरियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाए कैल्शियम का, उसको भी हम साइक्लिक अल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम डिस्टिलेशन करवाते हैं, यानी कि CaCO3 रिमूव करवाया जाता है। तो CaCO3 रिमूव करवाने से ये यहाँ पे CH2 और ये CH2 CO के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। फिर फर्दर आप जिंक अमलगम और HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं जिसे क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं और इस क्लीमेंसन रिडक्शन से साइक्लोपेंटेन हासिल होती है। रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर हम रिडक्शन करवाएं, हाइड्रोजन ऐड करवाने से भी साइक्लोहेक्सेन यानी साइक्लो अल्केन्स प्रिपेयर होते हैं। डायल्स एल्डर रिएक्शन है। डायल्स एल्डर रिएक्शन में हम 1,3 ब्यूटाडाइईन और इथाइलिन को रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन से हमारे पास 475 केल्विन टेम्परेचर पर जब हीट किया जाता है तो साइक्लोहेक्सीन बनती है, जिसकी हाइड्रोजनेशन करवाने से साइक्लोहेक्सेन बनाया जाता है। ये एडिशन ऑफ कार्बीन है। अगर हम कार्बीन यानी कि डबल बॉन्ड्स कंपाउंड के अंदर CH2N2 का रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट हो जाता है। इससे भी साइक्लिक अल्केन्स बनाए जाते हैं। अगर डिकमैन रिएक्शंस वगैरह हैं या कुछ और भी प्रेपरेशंस दी गई हैं, अब आपकी बुक्स पे आ जाते हैं। जो रिएक्शन आपकी बुक पे दिए गए हैं वहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। मेन तो हमारे वही फोकस हमारा उन्हीं पे होता है, ठीक है। ये जनरल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, जैसे कि अभी आपको बताया मैंने कि हम साइक्लिक कंपाउंड्स को हासिल करने के लिए एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो उससे हम साइक्लिक अल्केन्स हासिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिया गया है, ये बेंजीन को अगर 3H2 ऐड करवाएं साइक्लोहेक्सेन बनेगा। टॉलुइन में 3H2 ऐड करवाएं मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनेगा। इस तरह साइक्लिक हाइड्रोजनेशन करवाई जाए साइक्लिक हेक्सेन की, उसके भी हमें साइक्लोहेक्सेन मिल सकता है। साइक्लोहेक्सानोन, इसमें जिंक अमलगम और HCl यूज़ करते हैं, ठीक है। रिडक्शन करवाते हैं साइक्लिक कीटोन्स की, जिससे साइक्लोहेक्सेन बनता है। साइक्लोहेक्सानोन इनटू साइक्लोहेक्सेन। ओपन चेन कंपाउंड्स, जैसा कि अभी आपको बताया कि फ्लूइड सिंथेसिस है। फ्लूइड सिंथेसिस में हम इसको दो हैलोजन ग्रुप को सोडियम की प्रेजेंस से निकाल लेते हैं या जिंक की प्रेजेंस से निकाल लेते हैं। परकिंस कंडेंसेशन परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन में एक एस्टर लेना है जिसमें हम मेलोनिक एस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस मेलोनिक एस्टर का हम मेलोनिक एस्टर का सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जिससे ये सोडियम सॉल्ट बनता है, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है और वो हाइड्रोजन किधर चली जाती है, इस C2H5O के साथ मिलकर एथेनॉल बना देती है, C2H5OH। और जो सोडियम है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। फिर फर्दर इसका हम अल्काइल डाइहैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। और ये अल्काइल डाइहैलाइड इस सोडियम के साथ रिएक्ट करके ब्रोमीन और ये सोडियम ये दोनों रिमूव हो जाएंगे
NaBr। तो यहाँ से अगर बॉन्ड टूटा है कार्बन और ब्रोमीन का, तो वो कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना लेगी इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम डिहाइड्रोजनेशन करवाएंगे, यानी इसका ये जो कार्बन के पास हाइड्रोजन है ये रिमूव करवाना है। ठीक है, इसके लिए हम सोडियम एथोक्साइड दोबारा यूज़ करते हैं, सेकंड मॉलिक्यूल। इसके लिए ये सोडियम एथोक्साइड इसके साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन भी रिमूव कर लेता है। तो यहाँ पे कार्बन पे आ जाता है फिर नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन अपना नेगेटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये दूसरा जो ब्रोमीन था, इस ब्रोमीन को यहाँ से हटाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम की मदद से। ठीक है, ये बिल्कुल यही स्टेप दोबारा होता है और इस तरह से ब्रोमीन दोबारा रिमूव हो जाती है और ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेती है इस तरह से। इसके बाद हम हाइड्रोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन करवाने पर यहाँ पे सिर्फ एक CH3OH ग्रुप बाकी रह जाता है। अब CH3OH ग्रुप और CH2 ये बन गया है हमारे पास, यानी एक साइक्लिक प्रोपेन है और उसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, COOH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, एक साइक्लिक प्रोपेन है, 3 कार्बन वाली प्रोपेन साइक्लिक प्रोपेन है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमने जस्ट रिमूव करना है और हमें साइक्लिक प्रोपेन मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास साइक्लिक ब्यूटेन बनानी हो आपने, ये सेकंड रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हमने CH2COO और COO। अब इसमें हमने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह से हमने रिएक्शन करवाना है। CH2, देखें ये CH2 सिर्फ 2 CH2 थे ना, अब अगर हम यहाँ पे 3 CH2 ग्रुप्स ले लेते हैं, ठीक है, 3 वाला अगर अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, 3 CH2 ग्रुप हों तो ये साइक्लोब्यूटेन बनेगा। ठीक है, अगर आप 2 CH2 ग्रुप लेंगे तो ये दोनों CH2 ग्रुप्स इस कार्बन के साथ मिलकर 3 कार्बन बन जाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ये 1, ठीक है, और 2 3 और ये 4, तो 4 कार्बन आइटम्स अगर मिलेंगे तो क्या बनेगा, साइक्लोब्यूटेन। और इस साइक्लोब्यूटेन के ऊपर भी COOH ग्रुप लगा होगा, बिल्कुल इसी तरह से जैसे इस साइक्लिक प्रोपेन के ऊपर लगा हुआ है। तो ये जो साइक्लिक प्रोपेन है इसके ऊपर COOH है, या साइक्लोब्यूटेन है इसके ऊपर COOH ग्रुप है, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सिल्वर साल्ट और ब्रोमीन की प्रेजेंस से इसका रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें COOH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है ब्रोमीन के ज़रिए, यानी ब्रोमीन इसको रिप्लेस कर लेता है और फिर मैग्नीशियम MgBr रिमूव हो जाएगा और एसिड की प्रेजेंस में इसको करवाया जाता है, जिससे ये साइक्लोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से आप साइक्लिक प्रोपेन हासिल करना चाहते हैं तो उसमें यही रिएक्शन आपने करवाने हैं, सिल्वर साल्ट, ब्रोमीन एंड मैग्नीशियम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो उसमें भी साइक्लोप्रोपेन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का कोई सॉल्ट लेते हैं, जैसे कैल्शियम सॉल्ट लिया हमने, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है, इसको CaCO3 को रिमूव करने के लिए हम हीट करते हैं, तो यहाँ से CaCO3 रिमूव होगा। ठीक है, और एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा। ये क्लीमेंसन रिडक्शन करवाने के लिए जिंक अमलगम और HCl यूज़ करेंगे, जिससे यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये H के साथ मिलकर H2O बना देगा पानी, और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, ये बन जाएगा साइक्लिक पेंटेन। पायरोलाइसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की पायरोलाइसिस करवाते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग करवाते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग करवाने से भी साइक्लिक अल्केन्स हासिल होते हैं। जैसे ये हेक्सेन डायोइक एसिड है, इस हेक्सेन डायोइक एसिड का अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव होगा, और रिमूव होने के बाद ये साइक्लोपेंटानोन में कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लोपेंटानोन। तो अब अगर वही साइक्लोपेंटानोन मिल गया है जिसकी हमने जिंक अमलगम और HCl के साथ क्लीमेंसन रिडक्शन करवाई थी, तो इसी तरह से हम इसकी रिडक्शन करवाएंगे और ये साइक्लिक पेंटेन मिल जाएगा। इसके बाद
साइक्लिक अल्केन्स, साइक्लो अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि साइक्लिक अल्केन्स की हम बात करते हैं तो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन ये दोनों गैसेस हैं रूम टेम्परेचर पे। बाकी तमाम लिक्विड्स हैं साइक्लो अल्केन्स। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। साइक्लो अल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है तो उसी तरह से ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। और अगर हम नॉर्मल अल्केन्स की बात करते हैं तो नॉर्मल अल्केन्स के करस्पॉन्डिंग साइक्लो अल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। की रीज़न क्या है? क्योंकि साइक्लो अल्केन्स में ज़्यादा सिमेट्री मौजूद है, यानी कि उनकी मॉलिक्यूलर पैकिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत टाइट पैकिंग होती है, क्रिस्टल लैटिस अच्छी तरह बनते हैं, इसलिए इनकी साइक्लो अल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं नॉर्मल अल्केन्स की निस्बत। ठीक है। बाद साइक्लो अल्केन्स वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। साइक्लोकेन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ लो पोलराइजेबिलिटी, लो पोलैरिटी। ठीक है, इनमें पोलैरिटी कम होती है, इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर के साथ नहीं बना सकते, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। ये किस में सॉल्युबल होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, CHCl3 एंड क्लोरोफॉर्म CCl4 एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज वगैरह भी दी हुई हैं। क्लासिफिकेशंस हैं साइक्लो अल्केन्स की। इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, स्मॉल रिंग्स 3 to 4 मेंबर्स होते हैं जिनमें। ठीक है, और इसमें स्मॉल एंगल स्ट्रेन मौजूद होता है, एंगल स्ट्रेन मौजूद होता है। और कॉमन रिंग्स हैं 5, 6 और 7 मेंबर्स रिंग हैं। मीडियम रिंग है 8 to 11 एंड लार्ज रिंग्स, कार्बन रिंग्स हैं वो साइक्लो अल्केन्स के 12 मेंबर्स और लार्जर। बेयर स्ट्रेन प्रॉपर्टीज़ के बाद साइक्लो अल्केन्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज साइक्लो अल्केन्स अगर हम बात करते हैं तो साइक्लो अल्केन्स ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं लाइक अल्केन्स की तरह, तो इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टी है साइक्लो अल्केन्स की वो केमिकल बिहेवियर में अल्केन्स से ही रिजेंबल करते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता था, बिल्कुल इसी तरह से साइक्लो अल्केन्स भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। लेकिन कुछ साइक्लो अल्केन्स जैसे कि साइक्लो अल्केन्स विद रिंग हैविंग रिंग 3 और 4 कार्बन एटम्स, ऐसे साइक्लो अल्केन्स जिसमें 3 से 4 कार्बन एटम्स होते हैं वो ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि वो ओपन चेन कंपाउंड्स बन जाएं। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स बन जाएं। अगर वो किसी भी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की बजाय एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, वो रिएजेंट को ऐड करना चाहते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो जैसे वो रिएजेंट ऐड हो जाता है उनमें तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर उनका खत्म हो जाता है। इसी चीज़ को हम इन रिएक्शंस में देखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर साइक्लो अल्केन्स विद रिंग 3 और 4 मेंबर्स ये एडिशन रिएक्शन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये तो अल्कीन्स की प्रॉपर्टी है। तो हम ये कहते हैं कि केमिकली साइक्लो अल्केन्स जनरली हम ये कह देते हैं कि अल्केन्स और अल्कीन्स दोनों का बिहेवियर शो करते हैं। इस चीज़ को हम देखते हैं रिएक्शंस के जरिए। फर्स्ट, रिएक्शन विद हेलोजेंस। अगर हम हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, देखिए ये है 6 मेंबर्ड रिंग। तो मैंने अभी बताया कि 6 मेंबर्ड रिंग हो या साइक्लो अल्केन्स तो इसका मतलब है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इसमें अगर हम हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और CHBr बन जाएगा, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब जैसा कि अभी बताया आपको कि ऐसा साइक्लो अल्केन जिसमें 3 से 4 कार्बन एटम्स हों उसकी कोशिश ये होती है कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बजाय एडिशन रिएक्शन दे। और एडिशन रिएक्शन कैसे हो सकता है कि कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड बना हुआ है ये ब्रेक हो जाता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ और दूसरी ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, 1,3 डाई ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। ठीक है, ये देखिए जैसे हम हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये CH3 बन जाएगा, ये भी CH3 बन जाएगा ये। और अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो सकता, एडिशन सॉरी नहीं, इसमें सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। सब्स्टिट्यूशन कर भी लें तो वही हाइड्रोजन ही होना है ना, तो नो रिएक्शन हम कह देते हैं। से एडिशन तो हो नहीं सकती,
सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, वो पहले हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगी। हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये देखें साइक्लोप्रोपेन है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा के इसमें हाइड्रोजन ऐड करता है, इसमें CH3 बन गया और यहाँ पे आयोडीन अटैच हो गई। अब साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो वो 6 मेंबर्ड है, तो जो 6 मेंबर्ड या 3 और 4 मेंबर से ज़्यादा मेंबर्ड वाली रिंग होगी वो ये एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। वो क्या देंगे, कौन से एडिशन रिएक्शन देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन या 4 कार्बन वाली रिंग होगी तो वो एडिशन रिएक्शन देगी। ठीक है, एडिशन रिएक्शन सिर्फ 3 मेंबर या 4 मेंबर वाली रिंग देती है। इसकी रीजन क्या है, ऐसा क्यों है कि सिर्फ 3 मेंबर वाली या 4 मेंबर वाली रिंग एडिशन रिएक्शन देती है सब्स्टिट्यूशन देने की बजाय, क्योंकि ये अनस्टेबल होती है। ठीक है, अभी हम अनस्टेबिलिटी पे आते हैं कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन यानी 3 मेंबर वाली और 4 मेंबर वाली जो रिंग है वो अनस्टेबल क्यों है, वो क्यों एडिशन रिएक्शन देना चाहती है, वो क्यों अपने ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट होना चाहती है। इसी चीज को अभी हम डिस्कस करेंगे बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अंदर। ठीक है, सो ये रिएक्शंस थे। इसमें अगर आप बुक ओपन करें, आपकी बुक पे ये 4.8 टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन्स। ये देखें, ठीक है, साइक्लोएल्केन्स यहाँ पे बताया भी गया है, यहाँ भी वही बातें हैं। ठीक है, हेलोजिनेशन करवाई गई है, नो डाउट के अगर हम Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Hv सनलाइट की प्रेजेंस में ऐड करवाते हैं तो साइक्लोहेक्सेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, और जो साइक्लोप्रोपेन है वो क्या देती है, एडिशन रिएक्शन देती है। यहाँ पे इन्होंने सब्स्टिट्यूशन करवाई हुई है, तो हम मैं जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो मॉडर्न बुक्स हैं अगर आप वो ओपन करें तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि वहाँ पे वो उन्होंने एडिशन करवाई हुई है। ठीक है, तो इसके बाद एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, अगर आपने ये रिएक्शन लिखना भी है ना तो इसके साथ आप यहाँ पे मेंशन ज़रूर कर दें कि जनरली साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन जिनमें 3 मेंबर या 4 मेंबर्स वाली रिंग हो वो जनरली क्या रिएक्शन देते हैं, जनरली वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन वो कभी कभार देते हैं। ठीक है, और एरोमेटाइजेशन रिएक्शन क्या है कि अगर आपके पास साइक्लोहेक्सीन या साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स हों तो उनको आप प्लैटिनम और प्लैटिनम की प्रेजेंस में 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, हीट करवाते हैं, तो इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं और वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आइसोमराइजेशन रिएक्शन है जिसमें साइक्लोप्रोपेन की अगर हम हीट करवाते हैं तो इसमें आइसोमर बनता है। ठीक है, अल्कीन डेरिवेटिव। इसी तरह अगर हम मिथाइल साइक्लोप्रोपेन की हीट करवाते हैं तो इसकी भी डिहाइड्रोजनेशन होगी और ये 2 ब्यूटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। कंबशन रिएक्शन, साइक्लोअल्केन्स अल्केन्स की तरह कंबस्टिव होते हैं और ये कंबशन देने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ करते हैं। सल्फोनेशन, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये इसके साथ ऊपर SO3H ग्रुप अटैच हो जाता है, जैसे ये आमतौर पे हमारे पास साइक्लो अल्केन्स के अंदर अल्केन्स के अंदर एडिशन होती है। ठीक है, SO3 के साथ ऐड करने पर H2SO4 के साथ प्रेजेंस में SO3H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ स्मॉल रिंग लाइक अल्कीन्स, जी जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्मॉल रिंग्स हैं वो अल्कीन्स की तरह बिहेवियर दिखाती हैं, उनमें एडिशन हो सकती है। ठीक है, देखें यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन हो गई है, ये इसी तरह हाइड्रोजन के साथ ये रेड के रहेगा तो ये साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। Cl2 और Br2 इन दोनों के साथ FeCl3 प्रेजेंस में ये 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन या 1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो उससे ये अभी आपको रिएक्शंस दिखाया गया है। ठीक है, हाइड्रेशन रिएक्शन है, तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन वाला, साइक्लोप्रोपेन इनटू प्रोपानोल। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन इनटू प्रोपानोल, जिसमें हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं और फिर वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाने पर ये प्रोपानोल बन जाता है। तो ये इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। तो केमिकल रिएक्शन से आपको ये मालूम हो गया है
कि जो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है, इनमें एडिशन रिएक्शन देने की एबिलिटी है। ये रिंग क्लीवेज करना चाहती हैं, रिंग तोड़ना चाहती हैं, जबकि जो हायर मेंबर्स हैं साइक्लिक अल्केन्स के, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन यानी छोटे मेंबर्स वाली जो रिंग है, 3 मेंबर्स रिंग, 4 मेंबर रिंग, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती है और इस अनस्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन्स बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी एंड व्हाई इज इट नॉट एप्लीकेबल टू साइक्लोहेक्सेन। बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या है और ये साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल पर अप्लाई क्यों नहीं होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिबेल और वेंट हॉफ, इन दोनों के मुताबिक जब कार्बन एटम अपनी 4 वैलेंसीज कंप्लीट कर लेता है तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है और रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में इसका जो बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल है, वो कितना होता है 109.28। ठीक है, 109 डिग्री एंगल होता है एक टेट्राहेड्रल कार्बन एटम का। बेयर्स ने बताया कि अगर इस 109 एंगल से एंगल डिपार्चर होगा, यानी एंगल कम होगा या ज़्यादा होगा, इस एंगल से एंगल ज़्यादा होगा या कम होगा, तो उस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, उस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन पैदा होगा, स्ट्रेच पैदा होगा। ठीक है, और इसी बेयर कॉन्सेप्ट को बेयर्स थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं। पहला पॉइंट, जब कार्बन एटम्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, सेम प्लेन में रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 109 नहीं रहता। ठीक है, वो 109 नहीं रहता और डिफरेंट रिंग्स के बनने से डिफरेंट एंगल की वैल्यूज़ हमें हासिल होती हैं। जैसे हम साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाती है और इस ट्रायंगल स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन का एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, साइक्लिक अल्केन के अंदर जितनी ज़्यादा इस नॉर्मल बॉन्ड एंगल से डेविएशन आएगी, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन हो, यानी इस 109 से एंगल ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर इस एंगल से कम होगा तो वो नेगेटिव डेविएशन। तो चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो या चाहे नेगेटिव डेविएशन हो, इस एंगल से जितनी ज़्यादा डेविएशन होगी उस मॉलिक्यूल में, उस रिंग की वजह से उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेन पैदा होगी और उस स्ट्रेन की वजह से मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा डेविएशन उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल में स्ट्रेन होगा और उतनी ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी उस मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे हम बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन की, तो साइक्लोप्रोपेन में एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री एंगल है, हालांकि होना कितना चाहिए था 109 एंगल होना चाहिए था। ठीक है, इतना एंगल होना चाहिए। ये देखें, ये लाइनें बनाई गई हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बॉन्ड होना चाहिए था 109, लेकिन है कितना 60 डिग्री। तो एंगल स्ट्रेन 60 डिग्री का, इसके अंदर एंगल स्ट्रेन हमने मालूम करना है कि एंगल स्ट्रेन कितना हो रहा है। तो एक कार्बन एटम जो 2 बॉन्ड्स की वजह से स्ट्रेन महसूस कर रही है, उस पर हमने अगर एंगल स्ट्रेन मालूम करना है तो एंगल स्ट्रेन कैसे मालूम करते हैं। जैसे साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन मालूम करना है तो 1/2 इंटू 109, ये जो एंगल है 109, ठीक है, 0.28 माइनस 60 डिग्री, इसमें 60 डिग्री के एंगल बने हुए हैं। ठीक है, तो 60 डिग्री माइनस करेंगे, इसमें से आंसर आएगा 24 डिग्री 0.44। तो ये है एंगल स्ट्रेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन के अंदर एंगल स्ट्रेन कितना है 24 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। आइए साइक्लोब्यूटेन में मालूम करते हैं। साइक्लोब्यूटेन में 109 एंगल होना चाहिए था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बॉन्ड होना चाहिए था, लेकिन है कितना 90 डिग्री का एंगल है। तो एक कार्बन 2 बॉन्ड्स, 2 एंगल स्ट्रेन्स
दिखा रही है, ठीक है, दो तरफ से, एक इधर से भी एंगल स्ट्रेन हो रही है, इधर से भी एंगल स्ट्रेन हो रही है। तो अगर हमें एक तरफ का एंगल स्ट्रेन मालूम करना है, एक तरफ का, तो इसको कैसे मालूम करेंगे? इसको हम मालूम करने के लिए लगाएंगे 1/2, ठीक है, एक तरफ का मालूम करना है ना, दो तरफ मालूम हो रहा है, देखें ये दो साइड पे है, इधर से भी एंगल स्ट्रेन हो रही है, इधर से भी एंगल स्ट्रेन हो रहा है। तो अगर हमें एक तरफ का एंगल स्ट्रेन मालूम करना है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, 1/2 इंटू 109 माइनस 90 डिग्री, ठीक है, तो आंसर आएगा 9 डिग्री 44 प्राइम। तो ये है एंगल स्ट्रेन साइक्लोब्यूटेन का, ठीक है। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का, साइक्लोएल्केन का एंगल स्ट्रेन मालूम कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आपने जस्ट 1/2 इंटू 109 और माइनस जितना भी उसका एंगल होगा वो पुट करना है, तो आपके पास उसका एंगल स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है, कि उस मॉलिक्यूल में एंगल की वजह से कितना ज़्यादा स्ट्रेन पैदा हो रहा है, कितना ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है। तो एंगल स्ट्रेन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना ही मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। एक साइक्लोप्रोपेन में देखें 24 डिग्री आ रहा है एंगल स्ट्रेन, साइक्लोब्यूटेन में देखेंगे तो कितना आ रहा है, 9 डिग्री आ रहा है एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन में ज़्यादा है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन ज़्यादा अनस्टेबल है। तो साइक्लोप्रोपेन जो है वो ज़्यादा अनस्टेबल है। ये डिफरेंट आपके पास वैल्यूज़ भी दी गई हैं एंगल स्ट्रेन की, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन में दिया गया है, साइक्लोब्यूटेन वगैरह वगैरह में, ठीक है। तो आप ये देखें, ज़रा गौर करें, इस साइक्लोप्रोपेन, फिर साइक्लोब्यूटेन और फिर साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन में ये 0 डिग्री 0.44 प्राइम है, यानी कि बहुत ही कम एंगल स्ट्रेन है साइक्लोपेंटेन में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन, इन तीनों की स्टेबिलिटी के बारे में आप क्या जानते हैं, इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे, तो आप इसी बेयर स्ट्रेन थ्योरी की बेस पर, इन्हीं वैल्यूज़ की बेस पर, एंगल स्ट्रेन की वैल्यूज़ की बेस पर आप एक्सप्लेनेशन देंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा मॉलिक्यूल कम स्टेबल है। या आपसे पूछा जाए कि साइक्लोप्रोपेन एडिशन रिएक्शन देता है और साइक्लोपेंटेन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो आप बताएंगे कि क्योंकि साइक्लोप्रोपेन अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, इसका एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की बजाय एडिशन रिएक्शन देता है, अपना रिंग ख़त्म करके ओपन चेन बनाना चाहता है, ठीक है। और साइक्लोपेंटेन जो है वो उसी साइक्लिक फॉर्म में ही रहना चाहता है, क्योंकि वो उसका इतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन से अगर हम साइक्लोपेंटेन की तरफ आते हैं तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। एंगल स्ट्रेन कम हो रहा है ना, देखें वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं, एंगल स्ट्रेन कम हो गया है, तो एंगल स्ट्रेन जितना कम होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अच्छा, हम आगे चलते हैं साइक्लोपेंटेन से साइक्लोहेक्सेन की तरफ, साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेप्टेन और ऑक्टेन की तरफ। तो अगर आप गौर करें तो ये वैल्यूज़ फिर बढ़ रही हैं। पॉजिटिव नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट सिर्फ इसी बात को कर रहे हैं कि एंगल डेविएशन आ रही है, ठीक है। मतलब कि अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को कंपेयर करेंगे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपने जस्ट ये देखना है कि एंगल स्ट्रेन आ रहा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है। हो सकता है नेगेटिव डेविएशन हो जाए, एंगल बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, एंगल कम हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन, तो वो डिपेंड करता है कि डेविएशन किस तरह की हो रही है। जस्ट आपने ये देखना है कि डेविएशन हो रही है, डेविएशन बढ़ रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे डेविएशन बढ़ रही है, इसका मतलब कि ये मॉलिक्यूल जो हैं अनस्टेबल होते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि साइक्लोहेक्सेन की जो वैल्यू है -5 डिग्री 0.16 प्राइम, तो इसका मतलब है कि ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है साइक्लोहेक्सेन। लेकिन साइक्लोहेक्सेन एक्चुअली अनस्टेबल नहीं है, ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब इसकी क्या रीज़न है? बेयर स्ट्रेन थ्योरी तो कह रही है कि ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है क्योंकि इसका एंगल स्ट्रेन है। इसी तरह साइक्लोहेप्टेन की बात करें, उसमें और ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है, इसमें और ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है, तो इनको तो और ही ज़्यादा अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये अनस्टेबल नहीं है। तो
साइक्लोहेक्सेन पर बेयर स्ट्रेन थ्योरी फेल हो जाती है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, जबकि बेयर स्ट्रेन थ्योरी कहती है कि इसमें एक एंगल स्ट्रेन मौजूद है, जिसकी वजह से ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। तो एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो साइक्लोहेक्सेन स्टेबल मॉलिक्यूल था, इसलिए ये थ्योरी यहाँ पे फेल हो जाती है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन पर ये अप्लाई नहीं हो सकती। इसकी रीज़न क्या है? सारी बातें यहीं लिखी हुई हैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए, सारी बातें हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी रीज़न क्या है। एक्चुअली साइक्लोहेक्सेन जो है ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, प्लेनर नहीं है। एक प्लेन में तमाम कार्बन एटम्स नहीं होते, ये बोट और चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली साइक्लोहेक्सेन ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। इसकी बुक, आपकी बुक से इसको मैं दिखा देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे गिवन है, इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, एंगल स्ट्रेन की बात की गई है कि एंगल स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा डेविएशन आती है इस एंगल से उसको हम एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें sp3 कार्बन तो है, लेकिन वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। 109 से डेविएशन आती है 24 डिग्री की, इसको हम एंगल स्ट्रेन कहते हैं। और इस एंगल स्ट्रेन की बेस पर हम ये कहते हैं कि ये जो है एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ट्रायंगुलर शेप के मॉलिक्यूल है, इसमें बनाना शेप के इसमें बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसे हम बेंट बॉन्ड भी कहते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के मुताबिक। और ये प्योरली sp3 करैक्टर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो है इसमें p करैक्टर ज़्यादा होता है, यानी कि ये जैसा कि अभी आपको बताया भी है कि ये एडिशन रिएक्शंस साइक्लोप्रोपेन देता है। तो एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं? अल्कीन्स। और अल्कीन्स के अंदर जो कार्बन एटम है उनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन जो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन में है वो sp3 नहीं है, बल्कि कुछ करैक्टर वो sp2 वाला रखते हैं, यानी उनमें p करैक्टर ज़्यादा है। साइक्लोप्रोपेन की जो कार्बन है उनमें p करैक्टर ज़्यादा है, लाइक sp2 करैक्टर। ठीक है, sp2 करैक्टर की तरह, क्योंकि वो एडिशन रिएक्शन देते हैं ना, जैसे अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन देते हैं, इसी तरह साइक्लोप्रोपेन के मॉलिक्यूल्स भी एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं। इसलिए इनमें हम ये कहते हैं कि sp3 नहीं होता, बल्कि इनमें sp2 लाइक करैक्टर होता है, p करैक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये प्योरली सिग्मा करैक्टर नहीं है, बल्कि इनमें कुछ सिग्मा पाई का मिला जुला करैक्टर है। ये एडिशन रिएक्शंस दे सकते हैं साइक्लोप्रोपेन्स, इसलिए हम कहते हैं कि पाई बॉन्ड भी कुछ ना कुछ इनमें एग्जिस्ट करता है। इनमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का मिला जुला करैक्टर मौजूद होता है। और दैट्स वाई साइक्लोप्रोपेन जो है वो अल्कीन्स से रिजेंबल करता है। ठीक है, अल्कीन्स के साथ रिजेंबल करता है। फिर ये बनाना बॉन्ड और एंगल स्ट्रेन। ठीक है, ये एंगल स्ट्रेन के बारे में बताया गया है, बनाना बॉन्ड बना के दिखाया गया है, हम बेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो साइक्लोब्यूटेन, अगर हम साइक्लोब्यूटेन की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा इसमें एंगल स्ट्रेन कम होता है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन की निस्बत साइक्लोब्यूटेन थोड़ा सा स्टेबल होता है। और साइक्लोपेंटेन में ये एंगल मिनिमम चला जाता है। अभी आपको मैंने एंगल की वैल्यूज़ भी दिखाई हैं एंगल स्ट्रेन की, तो इस वजह से साइक्लोपेंटेन में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इन दोनों की निस्बत। सबसे कम स्टेबल यही है साइक्लोप्रोपेन, और इसलिए साइक्लोपेंटेन जो है वो ओपनिंग रिएक्शंस नहीं देता, रिंग ओपनिंग रिएक्शंस नहीं देता। ठीक है, अपना रिंग ओपन नहीं करता। और जो साइक्लोहेक्सेन है उसका मैंने अभी आपको बताया कि वो अपनी एंगल स्ट्रेन की वैल्यू के मुताबिक अनस्टेबल है, अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी के मुताबिक अनस्टेबल है। लेकिन एक्चुअली जो साइक्लोहेक्सेन है ये केमिकल बिहेवियर और इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ बताती हैं कि ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी इस साइक्लोहेक्सेन को जो स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक है, और इसी तरह हायर मेंबर्स हैं वो भी बेयर स्ट्रेन थ्योरी यही कहती है कि सारे अनस्टेबल हैं, लेकिन एक्चुअली वो सारे स्टेबल हैं। उसकी रीज़न क्या है?
कि रीज़न ये है कि वो मॉलिक्यूल्स चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म्स, मतलब अपने एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, ये चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इनकी प्लेनर मॉलिक्यूल्स नहीं होते। ये देखेंगे दो कार्बन आइटम्स, एक कार्बन आइटम इधर आ गया है, दूसरा कार्बन नीचे चला गया है, तो इनमें इस तरह की फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो है साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। ठीक है, पकेट कॉन्फर्मेशंस इनको कहा जाता है, और इनको हम पकेट कॉन्फर्मेशंस को नाम दिया गया है चेयर फॉर्म एंड बोर्ड फॉर्म। तो ये दोनों फॉर्म्स इसकी स्टेबिलिटी की रीज़न है कि इस वजह से वो ये मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। ये चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यही रीज़न आपने बयान करनी है। हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप अगर बयान करवाई जाए तो वो भी अगर आप देखना चाहें तो मैं वैल्यूज़ के ज़रिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, इनकी वैल्यूज़ भी दी गई हैं, हीट ऑफ कंबशन की वैल्यूज़ दी गई हैं, पर CH2 ग्रुप के हवाले से बताया गया है। वो भी सारी यही चीज़ें हैं कि साइक्लोपेंटेन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन कम स्टेबल हैं। ठीक है, और बस यही चीज़ें आपने करनी है इस चैप्टर में।